नमस्कार। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ी, बहुत ही एडवांस्ड शहरी सभ्यता रातों रात गायब हो जाती है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ होगा? आज हम ठीक उसी रहस्यमयी दौर की पड़ताल करने वाले हैं जो उस सभ्यता के जाने के बाद शुरू हुआ, जिसे हम जानते हैं वैदिक काल के नाम से। तो सवाल यही उठता है ना, कि सिंधु घाटी सभ्यता जैसी इतनी बड़ी और एडवांस सिविलाइजेशन के खत्म हो जाने के बाद भारत की कहानी ने आखिर कौन सा मोड़ लिया। बस यही वो सवाल है जो आज के हमारे इस सफर का सेंटर पॉइंट है। अक्सर लोग सोचते हैं कि इतनी बड़ी सभ्यता के बाद तो एक खालीपन, एक सन्नाटा छा गया होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। सच तो ये है कि ये एक बिल्कुल नए दौर की सुबह थी, एक नई कहानी की शुरुआत। और ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि लोग शहरों से वापस गांव की तरफ चले गए। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। ये एक जबरदस्त सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव का दौर था। लोगों का रहन-सहन, उनकी भाषा, उनकी मान्यताएं, सब कुछ, मेरा मतलब है सब कुछ बदल रहा था। और यही वो बदलाव था जिसने आने वाली सदियों के भारत की बुनियाद रखी। अब इस नए कल्चरल वेव के साथ जिन लोगों का नाम जुड़ता है वो है आर्य। लेकिन ये थे कौन? और सबसे जरूरी सवाल, इस आर्य शब्द का असली मतलब क्या है? चलिए इसी को समझते हैं। ये समझना देखिए बहुत जरूरी है कि संस्कृत में आर्य शब्द का असल में मतलब क्या था। इसका मतलब था श्रेष्ठ या आदरणीय। हिस्टोरियंस के लिए इसका मतलब है वो लोग जो इंडो आर्यन भाषा बोलते थे। तो ये कोई रेस या नस्ल नहीं थी, बल्कि एक भाषाई और सांस्कृतिक पहचान थी। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो फिर इस नई संस्कृति की पहचान क्या थी? अच्छा, जरा इमेजिन कीजिए। ये लोग ज्यादातर पशुपालक थे, मतलब अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। इनके लिए घोड़े और रथ सिर्फ आने जाने का साधन नहीं थे, वो इनकी ताकत और स्पीड का सिंबल थे। ये लोग संस्कृत का एक अर्ली फॉर्म बोलते थे। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये लिखते नहीं थे। जी हाँ, सारा ज्ञान, सारी कहानियां, सब कुछ बस जुबानी तौर पर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता था। और इसी जबरदस्त ओरल ट्रेडिशन, इसी जुबानी परंपरा से हमें उस दौर का सबसे बड़ा खजाना मिला, और वो है वेद। और देखिए, ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये तो उस पूरे दौर की धड़कन है, उसकी आत्मा है। और ये जो इतना विशाल ज्ञान है ना, ये मेनली 4 कलेक्शंस में बंटा हुआ है। इन 4 वेदों में सच पूछिए तो पूरा यूनिवर्स समाया हुआ है। ऋग्वेद में देवताओं की तारीफ में लिखे गए खूबसूरत भजन हैं। सामवेद को एक तरह से म्यूजिक बुक समझ सकते हैं, जिसमें यज्ञ के लिए मंत्रों की धुनें हैं। यजुर्वेद ये यज्ञ करने की हाउ टू गाइड है। और फिर आता है अथर्ववेद, जो आम इंसान की जिंदगी के सबसे करीब है। इसमें रोज की परेशानियों से लेकर जादू टोने तक के मंत्र हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि ये ज्ञान सिर्फ बड़े बड़े यज्ञों और अनुष्ठानों के लिए नहीं था, ये जिंदगी के हर पहलू को छूता था। अब आते हैं उस बात पर जो शायद सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली है, और वो है श्रुति परंपरा। जरा सोचकर देखिए, ऋषियों ने इन वेदों की रचना की, और फिर इन्हें हजारों साल तक बिना लिखे, एक शब्द भी इधर उधर किए बिना, बिल्कुल परफेक्ट उच्चारण के साथ याद रखा गया। ये ज्ञान गुरु से शिष्य तक एक अनब्रोकन चेन की तरह आगे बढ़ता रहा। ये ह्यूमन मेमोरी का मतलब एक कमाल ही तो है। तो ग्रंथों की बात तो हो गई, चलिए अब उन लोगों की बात करते हैं जो उस दौर में रहते थे। आखिर वैदिक समाज था कैसा, और जैसे जैसे वक्त बीता उसमें क्या क्या दिलचस्प बदलाव आए। देखिए, पूरा वैदिक काल एक जैसा नहीं था। हम इसे 2 हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड में समाज ज्यादातर कबीलों यानी जन में बटा था। सब लोग सभा और समिति में मिलकर फैसले लेते थे, मतलब ज्यादा बराबरी वाला माहौल था। लेकिन फिर धीरे धीरे छोटे छोटे कबीले मिलकर बड़े राज्य बनने लगे, जिन्हें कहा गया जनपद। और जैसे जैसे ये राज्य बड़े हुए, पावर एक जगह इकट्ठा होने लगी, और समाज का स्ट्रक्चर भी ज्यादा सख्त होता गया, जिसे हम वर्ण व्यवस्था के रूप में जानते हैं। और ये जो बदलाव था ना, ये सिर्फ समाज में ही नहीं, पॉलिटिक्स में भी साफ दिखा। सोचिए, पहले जो राजन होता था वो अपने कबीले का प्रोटेक्टर था, एक तरह का चीफ जो सबकी सलाह से काम करता था। लेकिन बाद के दौर में वही राजा बन गया, एक बड़े से इलाके का रूलर, जिसके पास बहुत ज्यादा पावर और अथॉरिटी थी। तो ये एक लीडर से एक शासक बनने का सफर था। तो सवाल ये है कि इस पूरे दौर ने हमें विरासत में क्या छोड़ा है, इसकी लेगेसी क्या है, और आज हमारी जिंदगी पर इसका क्या असर है। और यही बात सबसे ज्यादा जरूरी है,
वैदिक काल ने ही असल में भारत की कल्चरल, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक यानी सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई नींव रखी। ये वो बुनियाद है जिस पर बाद में क्लासिकल और फिर मॉडर्न इंडिया की पूरी इमारत खड़ी हुई। और इसका असर आज भी हम अपनी जिंदगी में देख सकते हैं। कैसे? आज हम जो कई भाषाएं बोलते हैं, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं संस्कृत से जुड़ी हैं। धर्म और कर्म जैसे शब्द ये तो हमारी सोच का हिस्सा बन चुके हैं, है ना? इनकी शुरुआत भी इन्हीं विचारों से हुई। हमारे बहुत से धार्मिक रीति रिवाज और सामाजिक स्ट्रक्चर, उनकी शुरुआत भी इसी दौर में हुई थी। तो ये विरासत सच में आज भी हमारे साथ है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है कि हजारों साल पुराने उस वैदिक काल का कितना कुछ आज भी हमारी जिंदगी में, हमारी सोच में और हमारी परंपराओं में जिंदा है। शायद हम जितना सोचते हैं उससे कई ज्यादा। ये एक सोचने वाली बात है।